बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लॉन्ग टाइम नो सी। आप लोगों के टेस्ट चल रहे थे, एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उस वजह से ज़रा डिले हुआ लेक्चर। मैं भी यही चाह रहा था कि आप पिछली चीज़ ज़रा थोड़ी सी बार बार रिपीट करें, उसकी प्रैक्टिस करें। इससे पहले आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आज हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, कंडीशनल्स एंड लूप्स का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल्स एंड लूप्स का मतलब क्या है। हम लोग बेसिकली इसमें डिसीजन मेकिंग सीखेंगे, राइट। डिसीजन मेकिंग कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमने इन दो चीज़ों में से कौन सी चीज़ सिलेक्ट करनी है। दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, उसमें से ये दो या उससे ज़्यादा कुछ चॉइसेस होती हैं, आप उसमें से कोई अपनी मर्ज़ी की चीज़ सिलेक्ट करते हैं। दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। तो उसके कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं, लाइक बूलियन एक्सप्रेशंस। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या चीज़ है? फ्लो ऑफ कंट्रोल ये है कि एक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन ये है कि कौन सी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी। जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास ये चीज़ भी आती है, मतलब फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में जब हम लोग डिसीजन करते हैं, कोई चॉइसेस बनाते हैं, तो हम अपने जहन में ये चीज़ रखते हैं कि भाई पहले मैं ये फ़ैसला कर रहा हूँ, अगर ये ना हुआ तो फिर ये होगा। अब ये क्या है? ये आपके पास फ्लो ऑफ कंट्रोल है या ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन है, राइट। इसको हम जब हम प्रैक्टिस इसकी करेंगे या कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अब हम ज़रा इसकी कुछ ये कंडीशन के बारे में बताया हुआ है कि भाई कंडीशन स्टेटमेंट क्या है, कि विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट इज सम टाइम कॉल सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट इसके अंदर आती हैं और स्विच स्टेटमेंट इसके अंदर आती है। इफ़ एल्स की एक एग्जांपल मैं अभी करवाऊँगा आप लोगों को थोड़ी देर में। तो इसके कुछ जो प्री रेक्विजिट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले ज़रूरी है कि हमें एक्सप्रेशंस का पता हो। एक्सप्रेशंस क्या है यहाँ पे? ये मैं कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, ये उसका जिक्र हो रहा है। सबसे पहले तो है इक्वल टू। ओके, इसको ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। मैथमेटिक्स में जब हम लोग इज इक्वल टू लिखते हैं तो हम ये ऐसे दो लाइनें लिख देते हैं, जबकि जावा प्रोग्रामिंग में अगर आपने असाइन करना हो तो फिर आप ये इज इक्वल टू वाला साइन लगाते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ इक्वल करना है, रिलेट करना है, तो फिर ये आप दो दफ़ा इक्वल टू लगाते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जिस तरह हम लोग लिखते थे ना, इंट आई इज़ इक्वल टू 10, इसका मतलब ये होता था कि हम आई को असाइन कर रहे हैं नंबर 10 जो कि एक इंटीजर है। लेकिन जब हमने इक्वल टू बनाना है तो फिर हमने दो दफ़ा यहाँ पे इज़ इक्वल टू वाला साइन लगाना है। इसी तरह नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इस तरह की कुछ हमारे पास एक्सप्रेशंस बनाई जा सकती हैं। एक्सप्रेशन क्या है? जिस तरह मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते थे ना, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग कहते थे। अगर एक मैथमेटिक्स में मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिफरेंट 2x + 3y इज़ इक्वल टू समथिंग जब होता है तो फिर हमारे पास वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाते थे। तो इसी तरह हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस भी हैं। एग्जांपल अभी हम करते हैं इसकी। अब इफ स्टेटमेंट यहाँ पे आ रही है कि अगर सम मैक्स से ज़्यादा है तो फिर डेल्टा इज इक्वल टू सम माइनस मैक्स करना है। ओके, यहाँ पे एज डॉट जावा एक एग्जांपल की हुई है, इसमें एल्स का जिक्र नहीं है। बाल मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल किया मैं आपको ये समझा देता हूँ। अभी एग्जांपल जो अभी लिखी हुई है, तो एक एक लाइन देखते जाओ, बल्कि मैं कहता हूँ यहाँ पे पॉज करो। पॉज करके पहले ये ख़ुद से अपने पास इसका मतलब पॉज करके देखो कि इसमें क्या हो रहा है, और इसकी आउटपुट आप एज्यूम करो। उसके बाद फिर जो है ना इसकी तरफ जाना, जो मैं अब चला रहा हूँ इसको। सबसे पहले मेन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। इंट एज नाम का एक इंटीजर है। इसी तरह इंट यूथ नाम का भी एक इंटीजर है, और उसको मैंने असाइन कर दिया क्या, 30। ओके, फिर मैंने अब स्कैन बनाया, मतलब एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। प्लीज़ एंटर योर एज, पहले लिखा हुआ आ जाएगा प्लीज़ एंटर योर एज। और फिर क्या होगा, एज के अंदर वो जो आपकी
स्कैन्ड इनपुट है वो एज में आ जाएगी। अगर ये एज जो है ये यूथ यानी कि 30 से कम है तो फिर लिखा हुआ आ जाएगा यू आर ए यंग मैन, एल्स लिखा हुआ आ जाएगा यू आर एन ओल्ड मैन। ओके, इसको प्ले करते हैं और सॉरी रन करते हैं। प्लीज़ एंटर योर एज, मैं अपनी एज एंटर करता हूँ तो लिखा हुआ आ गया यू आर ए यंग मैन, क्योंकि मैंने 29 एंटर किया है। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। मैं अगर इसके ऊपर फॉर एग्जांपल कोई ज़्यादा एज लिख देता हूँ, 58 लिख देता हूँ, तो ये लिख देगा यू आर एन ओल्ड मैन, राइट। मैं एग्जैक्ट 30 लिख देता हूँ यहाँ पे अगर, तो फिर भी ओल्ड मैन। उसकी रीज़न क्या है, मैंने यहाँ पे जो साइन बनाया हुआ है ना वो लेस देन का बनाया हुआ है। अगर ये लेस देन की बजाय मैं लेस देन इक्वल टू लिख दूंगा ना, फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी यहाँ पे, जो अभी मैंने आपको एक्सप्रेशंस बताई हैं। और अगर मैंने इस इक्वल टू बनाना है तो फिर मैं एक दफ़ा नहीं, मैं 2 दफ़ा इक्वल टू लिखूँगा। ओ सॉरी, राइट। तो फिर तो बल्कि लिखा हुआ आएगा कि यू आर 30 ईयर्स ओल्ड। अगर नहीं होगा ऐसा एल्स, तो यू आर नॉट 30 ईयर्स ओल्ड। बड़ी अजीब सी बात मैंने बना दी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ओ भाई, इधर यू आर नॉट 30 ईयर्स ओल्ड। अगर 30 लिख दूंगा तो 30 ईयर्स ओल्ड आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आई होप कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप इस तरह से जब प्रोग्राम बना रहे हो आप उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी गलतियाँ करके प्रोग्राम के साथ प्ले अराउंड किया करें। तो एनीवेज, सबसे पहले क्या था आपके पास, इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। एल्स यानी कि अगर नहीं होती तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ये मतलब है, यहाँ पे हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जावा प्रोग्रामिंग में, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको इस तरह का प्रोग्राम बना देंगे छोटा सा कि भाई एंटर द पिन ऑफ योर एटीएम कार्ड नंबर, और फिर एक मतलब फॉर एग्जांपल पिन के साथ कंपेयर करवा देंगे कि अगर ये उस पिन के बराबर है तो फिर ओपन, अगर नहीं है तो फिर नॉट ओपन। इस तरह कोई प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो, कोई प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। अब ज़रा इसके अलावा कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, मतलब बूलियन एक्सप्रेशंस तो आपको बता दिए हैं, इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आपको बता दिए। अब कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, इसको भी हम लोग ज़रा देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। एक्सप्लेनेशन साइन अगर लिखा हुआ आ जाएगा तो ये आपकी स्टेटमेंट को उल्टा कर देगा, इट इज़ नॉट। ओके, आई होप नॉट एंड ऑल आप पहले भी पढ़ते आए होंगे, मैं बस थोड़ा सा रिवाइज आप लोगों को करवा देता हूँ कि अगर आपके पास स्टेटमेंट है ट्रू तो नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देगा, अगर स्टेटमेंट है आपके पास फॉल्स तो नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू कर देगा, राइट। यानी कि जो भी काम है इसने उसका उलट करना है। ओके, अब आते हैं ज़रा लॉजिकल एंड की तरफ। एंड ऑपरेटर इस तरह काम करता है जिस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन काम करती है, इसी तरह ऑल ऑपरेटर इस तरह काम करता है जिस तरह हमारे पास एडिशन काम करती है। याद करने का एक तरीका था, आपने पीछे फिज़िक्स में पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, एफएससी में भी पढ़ा होगा। इसका ट्रूथ टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। नॉट ऑपरेटर का अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। दिस इज़ नॉट ऑपरेटर। और इसी तरह अब ज़रा मैं एंड और ऑल ऑपरेटर का भी ट्रूथ टेबल आप लोगों को दिखाता हूँ कि ए और बी है, पहले ए ट्रू फिर बी ट्रू। एज्यूम करो ट्रू है 1 और फॉल्स है 0, राइट। ट्रू है 1 और फॉल्स क्या है 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू मतलब कोई पॉजिटिव आंसर 2 होता है, लेकिन 2 क्योंकि बुलियन बुलियन में ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका 1 ही हम अज्यूम करते हैं। तो याद करने का तरीका ये है कि जो हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है ना, इसको आप कंसिडर करें मल्टीप्लाई, और जो आपके पास ऑल ऑपरेटर है इसको आप कंसिडर करें एडिशन। ओके, ये एक सिंपल सा याद करने की टेक्निक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, फॉल्स आ गया। 1 प्लस 0
ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 1 + 0 आपके पास 1 आता है। इस तरह 0 × 1 ये आपके पास 0 ही रहेगा, 0 + 1 ये आपके पास 1 रहेगा, 0 × 0 0, 0 + 0 0। ये इस तरह से एक छोटा सा याद करने का तरीका है। और अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में समझें तो एंड ऑपरेटर में ट्रू आपके पास हमेशा उस वक्त आएगा अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, राइट। जबकि ऑल ऑपरेटर में ट्रू उस वक्त हो जाएगा जब दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आपके पास आंसर ट्रू आएगा। ओके, तो हमारे पास ये एंड और नॉट ऑपरेटर्स का भी बेतहाशा इस्तेमाल होता है इसके अंदर जावा प्रोग्रामिंग में, कोई कमांड बनाने में, कोई प्रोग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इसके बारे में अब कुछ चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी हैं। अब एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब इसका आंसर भी आपको लोगों को दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में, कि इफ़ टोटल इज़ लेस देन मैक्स + 5 एंड नॉट फाउंड। अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आप बनाएंगे ना, तो आपने वहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये जो रिलेशनशिप रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, मतलब इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है? जिस तरह हम लोग बॉडमैस रूल पढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले की जाती है एज़ कंपेयर टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसी तरह ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ना, ये पहले सॉल्व होंगे एज़ कंपेयर टू लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि एंड और नॉट के। ओके, ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स हैव लोअर प्रेसिडेंस देन रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस कम है। ओके, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो नॉट है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एंड और। ओके, अब एक स्टेटमेंट में या एंड होगा या और होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मैं दूसरा और तो साथ नहीं लगा सकता, दो लाइनें यहाँ पे और नहीं लगा सकता, तो दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, या तो वो एंड से कनेक्टेड होंगी या और से कनेक्टेड होंगे। नॉट अलबत्ता इसके साथ आ सकता है, तो नॉट पहले सॉल्व होगा, एंड उसके बाद सॉल्व होगा, और इन सब से पहले ये आपका जो रिलेशनल है ये सॉल्व होगा। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं, मेरे ख्याल से अगली ही स्लाइड में, हाँ ये देखो। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है, टोटल इज़ लेस देन मैक्स एंड नॉट फाउंड। ओके, तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि टोटल इज़ लेस देन मैक्स वाली जो बात है ये है फॉल्स, राइट। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगी, लेट्स से अज्यूम कि ये फॉल्स है, और ये जो फाउंड है ये भी आपके पास फॉल्स है। तो अब क्या करेगा, ये फाउंड को निगेट करेगा, यानी कि एंड हो जाएगा फाउंड का, सॉरी नॉट हो जाएगा फाउंड का। टोटल लेस देन मैक्स, इसका आंसर हो गया फॉल्स। फिर उसके बाद अगला जो इसे सॉल्व करना है वो नॉट वाला करना है, यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन और फाउंड। फाउंड आपके पास था फॉल्स, तो ये नॉट फाउंड उसको क्या कर देगा, ट्रू। अब यहाँ पे इसका आंसर था फॉल्स, इसका आंसर है ट्रू। तो आपको मैंने बताया एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, अगर दरमियान में एंड हो, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन वाली मैंने आपको एक रट्टे का तरीका बताया, तो फिर वो आपके पास फॉल्स ही आता है। 1 × 0 = 0, तो इसका आपके पास फॉल्स ही आएगा। इसी तरह इसका एक पूरा ट्रूथ टेबल बना हुआ है, मैं ये एग्जांपल आपको इसकी मैं समझा देता हूँ कि अगर टोटल इज़ लेस देन मैक्स, ये बात किसी तरह ट्रू हो जाती है, फाउंड आपके पास अगर फॉल्स होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसके मुताबिक ये है आपके पास ट्रू, ये फॉल्स था, अब जब इसको एंड लगेगा तो फिर यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि ट्रू एंड ट्रू दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे आपके पास ट्रू ही आएगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि आप पहले से लॉजिक ऑपरेटर्स पढ़ते आते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, हाँ
short circuit operators. The processing of and or is short circuited. If the left operand is sufficient to determine the result, the right operand is not evaluated. अच्छा, अब इसमें ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाला है लेफ़्ट साइड पे, इफ़ काउंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस, वो ये कह रहा है कि भाई अगर ये बात हो रही है कि भाई काउंट जो है ज़ीरो से नॉट इक्वल टू है, अगर ये बात यहीं पे ही सच हो जाती है तो फिर आगे इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, राइट। इस चीज़ को शॉर्ट सर्किटेड कहते हैं हम लोग कि भाई ये जो हमारा ऑपरेशन है ना एंड का, ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, कोशिश यही करते हैं नॉर्मली इस तरह की चीज़ ना ही लिखें। अच्छा, अब इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इफ़ स्टेटमेंट मैंने अभी आपको जो एग्जांपल करवाई यहाँ पे, तो इफ़ का जो जनरल सिंटैक्स है ना वो ये है कि इफ़ सम कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट, कि अगर ये कंडीशन सच होती है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, अगर ये कंडीशन सच नहीं होती तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, वही बात, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स द स्टेटमेंट इज़ स्किप्ड। अब ये इसकी एक छोटी सी डायग्राम देख लो, कंडीशन इवेलुएट होगी। ये जब हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, फ्लो चार्ट के अंदर ये जो डायमंड शेप होती है ना, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है हमेशा, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात पता होगी, फ्लो चार्ट अगर आपने पढ़े होंगे तो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। मैंने जो आपको एग्जांपल करवाई है ना उसमें एक एल्स भी बीच में आ जाता था, इफ़ एल्स भी अभी आएगा थोड़ी देर में। अच्छा, यहाँ पे इंडेंटेशन की बात हो रही है। इंडेंटेशन क्या चीज़ होती है, ये देख रहे हो, इफ़ के बाद यहाँ पे एक थोड़ी सी स्पेस है, राइट। इसको मैंने क्या किया है, ये इसको इंडेंट कर दिया है यहाँ पे। तो ये इसी की ही बात कर रहा है कि भाई इंडेंट जो होता है ना ये ज़रूरी होता है। ज़रूरी इस वजह से होता है कि अगर कोई और आदमी आपका कोड पढ़ रहा है तो उसको समझने में आसानी हो, क्योंकि जब आप नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे ना कि भाई इफ़ के अंदर मज़ीद भी इफ़ आएगा तो वहाँ पे इंडेंटेशन की आपको समझ आएगी कि कोड देख के उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। या मार्टिन गोल्डिंग की एक कोटेशन भी लिखी हुई है, ऑलवेज कोड एट इज़ द पर्सन हु एंड्स अप मेंटेनिंग योर कोड विल बी वायलेंट साइकोपैथ हु नोज़ वेयर टू लिव। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए जो आपसे MCQs में पूछना चाहा था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मैं उस तरह आपका एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा, लेकिन मैं कोई जुगाड़ करूँगा कि भाई कैसे लूँगा आप लोगों का एग्ज़ाम इंशाल्लाह। मुझे एग्ज़ाम देते बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, सीरियसली, सारी एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इफ़ और एल्स, पहले ये जो ऊपर अभी बताया गया था कि इफ़ के बाद एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये स्टेटमेंट। एल्स में ये है कि भाई अगर वो कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर भी एक स्टेटमेंट दे देते हैं हम लोग, राइट। तो इस तरह से भी हो सकता है हमारे पास, मतलब अच्छा मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर एल्स नहीं लिखता बल्कि वही पुराने स्टाइल में ही बनाता हूँ, लेस देन यूथ यू आर young man, else you're old man। देख लूँ ठीक है नहीं है। अच्छा भाई कितने साल के हो, 35, यू आर एन ओल्ड मैन। अच्छा, अब मैं कैसे करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, यहाँ से मैं एल्स ख़त्म कर देता हूँ। अब पता है क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ तक तो जावा प्रोग्राम मेरा चलेगा कि भाई अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो सही, अदरवाइज़ ये ख़ुद ब खुद ही नेक्स्ट स्टेटमेंट रीप्रिंट कर देगा। मैं अब आपको समझाता हूँ ये क्या है, यह मसला क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं आपको ये बताता हूँ। अब यह मसला ये हो रहा है कि आप जवान हैं या बूढ़े हैं, ये स्टेटमेंट उसने प्रोग्राम के फ़्लो के मुताबिक ही एग्जीक्यूट करनी ही करनी है, राइट। एंटर योर एज, मैं 25 एंटर कर देता हूँ, इसने लिख दिया यू आर अ यंग मैन। अच्छा जी, ये कंडीशन चूँकि ट्रू हो गई थी
तो देयरफॉर इसने लिख दिया यू आर यंग मैन। उसके बाद ये चूँकि नेक्स्ट लाइन वैसे ही लिखी हुई थी तो ये एज इट इज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। इसलिए बेहतर ये है कि अगर तो मैं इसको स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ तो फिर ये यहाँ पे मैं एल्स लिखूँ, अदरवाइज़ मैं इसको एक डिफरेंट लाइन कर देता हूँ। इसको मैं यूँ बना देता हूँ कि एज इज़ जस्ट ए नंबर, यूँ बना देता हूँ। आप इसमें मतलब पूरी लूप बनाना चाह रहे हैं, इफ़ और एल्स बनाना चाह रहे हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी। तो प्लीज़ एंटर योर एज 52 अगर मैं एंटर कर दूँ तो फिर ये लिखा हुआ जाएगा एज इज़ जस्ट ए नंबर, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू हुई नहीं, यू आर यंग मैन वाली, तो देयरफॉर एज इज़ जस्ट ए नंबर खुद ब खुद आ गया आपके पास। ओके, व्हाट नेक्स्ट। एग्जांपल दी हुई है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। सिंपल एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवा दी है जैसे मैं हमेशा करता हूँ, और कॉम्प्लिकेटेड मैं आप लोगों को ही देता हूँ कि भाई ये दी हुई है खुद ही करो। ये ज़रा थोड़ी सी एडवांस करके दी है क्योंकि जो आपके पास आंसर आ रहा था ना, इसके फॉर्मेट्स उसने चेंज कर दिए हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बताया गेट करेंसी इंस्टेंस का क्या मतलब है और फॉर्मेट किस तरह किए जाते हैं, ये इसके ऊपर हम लोग लेक्चर कर चुके हैं, मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी करवा चुका हूँ। तो ये प्लीज़ आप लोगों ने खुद करनी है। और वही चीज़ कि आप लोगों ने देखा होगा जब इफ़ स्टेटमेंट थी सिर्फ एक कंडीशन थी, फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट थी। जब एल्स होता है तो फिर क्या होता है, एक दूसरी स्टेटमेंट भी हम उसके साथ लगा देते हैं कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या होगा, उसकी भी एक स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो इफ़ एल्स एक कंप्लीट लूप बन जाती है। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल खुद करने वाली एग्ज़ाम्पल अगेन करके दिखाओ, बल्कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव हैं, मुझे अच्छा लगता है शोएब प्रैक्टिस करता है। शोएब एग्ज़ाम्पल करके कोशिश करनी है, दिखानी है मुझे इंशाल्लाह। चलो आप तो सीख लो ना, कोई एक बंदा तो सीख ले। आई होप कि वो सुन रहा हो लेक्चर। वो इंडेंटेशन की बात दोबारा आ गई है कि भाई इंडेंटेशन ज़रूरी है यहाँ पे। ब्लॉक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? हाँ, ब्लॉक स्टेटमेंट ये होती है कि इफ़ टोटल इज़ ग्रेटर देन मैक्स, तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे अंदर भी एक पूरे का पूरा एक लूप चल रही है, पूरे का पूरा एक सिस्टम चल रहा है कि भाई एरर प्रिंट भी कर रहा है, उसके बाद एरर काउंट जो कि पहले हो सकता है कोई इंटीजर हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, उसमें ये एक एक नंबर ऐड भी कर रहा है। तो ब्लॉक करने का मतलब ये पूरे का पूरा काम उस वक्त होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज कर दिया। जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई है ना, यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज नहीं किया गया क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है, राइट। लेकिन अगर मैंने कोई लंबा चौड़ा ऑपरेशन करवाना है, मैं 2-3 और लाइनें भी यहाँ पे प्रिंट करवानी है, या यहाँ पे कोई किसी किस्म की मज़ीद एग्जीक्यूशन भी करवानी है, तो फिर देयरफॉर उसको मैं एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं ब्लॉक कर दूँगा। तो ये आपके पास ब्लॉक स्टेटमेंट्स हैं कि सेवरल स्टेटमेंट्स कैन बी ग्रुप टुगेदर इनटू अ ब्लॉक स्टेटमेंट डिलिमिटेड बाय ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स, जो मैंने वर्ड यूज़ किया। तो यहाँ पे इसको देख लो कि इफ़ टोटल इज़ लेस देन मैक्स, सिस्टम आउट, प्रिंट लाइन, एरर, और उसमें एक एक ऐड करते चले जाओ। अदरवाइज़ अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो फिर तो ये वाला पोर्शन होगा ना। अगर ट्रू नहीं होती एल्स, तो फिर क्या करेगा, ये टोटल करेगा और फिर ऐड टोटल भी कर देगा, फिर उसको करंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देगा। कहानियाँ पूरी की पूरी, ये जो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है इस हिसाब से। तो इस एग्जांपल को पहले खुद करने की कोशिश करो, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी ही तरह की आप लोगों को 1-2 और एग्जांपल्स करवाऊँगा। नेस्टेड इफ़ आखिरी बात समझ लो। नेस्टेड इफ़ क्या चीज़ होती है कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मज़ीद एक इफ़ स्टेटमेंट, राइट। मतलब ऑलरेडी एक इफ़ स्टेटमेंट है, उसके अंदर भी हमने लगा दिया कि अगर ये ऐसा हो। घर में जिस तरह आप लोग डिसीजन लेते हैं कि भाई चलो ठीक है मैं एक बात मान रहा हूँ, लेकिन शर्त ये है, यानी कि इफ़ नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2, उसके अंदर भी इफ़ नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2, तो फिर पहले ये होगा फिर ये होगा। मतलब ये इस तरह इफ़ के अंदर मज़ीद इफ़, ये नेस्टेड लूप का तरीका है। इसके और एग्जांपल्स भी हैं कि मैं डिटेल में करवाऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों को। फ़िलहाल आप लोगों को ये जो स्लाइड्स हैं इसको गो थ्रू करें, और इसमें जो स्टार्ट में एग्जांपल्स दी हुई हैं उसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, जो मैंने आपको कॉइन फ्लिप वाली आप बताइए थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं नेस्टेड और ब्लॉक
की जो है ना थोड़ी सी और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करवाऊँगा। कंपेयरिंग डेटा फिर इंशाल्लाह उसके बाद आएगा। फिर वाइल स्टेटमेंट भी आनी है, एरे भी आना है। एरे मैं ज़रा थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू सो मच, सी यू दैन इंशाल्लाह। कहाँ गया?